हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम किशोर पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। जैसा कि आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, थर्ड ईयर के, मैं आपको प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जिसमें कोर्स नंबर है PP311 और जो कोर्स टाइटल है डिसीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट। आज हम यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे, जिसमें कि पहला है डिसीजेज ऑफ सनफ्लावर, जिसमें जो कि लेक्चर नंबर 21 के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को आज के लेक्चर का आउटलाइन दे देते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सनफ्लावर डिसीजेस, सनफ्लावर डिसीज का इंट्रोडक्शन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर, आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टुडे लेक्चर, तो आज के लेक्चर का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है वो। इसके बाद हम बताएंगे कि सनफ्लावर का आज हम कुछ डिसीज पढ़ेंगे, जिसपे पहला है डानी मिल्डू, दूसरा पाउडरी मिल्डू, तीसरा है हेड रॉट, चौथा है रस्ट और पाँचवा मुझे एक डिसीज आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको एक एक्सरसाइज देंगे जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद हम बताएंगे कि आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या है। देन रिसर्च स्कोप ऑफ द टुडे लेक्चर, आज के लेक्चर का में आप क्या क्या रिसर्च कर सकते हो। और लास्ट में हम रेफरेंस के बारे में बताएंगे, जहाँ से हमने अपना मैटर इकट्ठा करके आप लोगों के लिए लेक्चर तैयार किया है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सनफ्लावर डिसीज, सनफ्लावर डिसीज का इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सनफ्लावर भी एक ऑयल सीड क्रॉप होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। चूँकि इंडिया में ऑयल सीड और पल्स का बहुत कमी होता है, तो गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान देती है ये ऑयल सीड और पल्स क्रॉप उगाने के लिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी भी होती है और इनका प्राइस भी ज़्यादा गवर्नमेंट निर्धारित करती है। तो सनफ्लावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इसमें बहुत ज़्यादा रोग लगते हैं, जो कि या तो वायरस के द्वारा होते हैं, या बैक्टीरिया के द्वारा, या फंगस, या फाइटोप्लाज्मा या निमेटोड के द्वारा होते हैं। कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं जो कि सनफ्लावर में लगते हैं। तो आज हम सनफ्लावर में पाँच डिसीज पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे डाउनी मिल्डू, दूसरा पाउडरी मिल्डू, तीसरा हेड रॉट, चौथा रस्ट और पाँचवा मोजैक। और मोजैक जो है वो वायरस की वजह से होता है, सनफ्लावर मोजैक वायरस। तो इन डिसीज के बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। देन व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर, आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो टू स्टडी दी वेरियस डिसीज ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर में जितना डिसीज लगता है उसके बारे में अध्ययन करना। तो आज हम केवल 5 डिसीज के बारे में अध्ययन करेंगे, और अगले वीडियो लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट आगे की डिसीज जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। देन डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैथोजन, तो जो ये डिसीज हैं तो ये कौन से रोग कारक के द्वारा लग रही हैं, इसके लिए कौन सा पैथोजन रोग कारक रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, उसको हम कैसे पहचानेंगे फील्ड में, और उसको लैब में लाके कैसे हम आइसोलेट करेंगे, ये सब हम आपको आज बताएंगे। इसके बाद आता है टू स्टडी डिसीज साइकिल। इसमें हम जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम होता है उसके बारे में बताएंगे। दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनोकुलम क्या होता है उसके बारे में। और ये पैथोजन होस्ट के अंदर, प्लांट के अंदर कैसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं उसको बारे में हम बताएंगे। इसके अलावा हम इसमें फेवरेबल कंडीशन भी बताएंगे, कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं जिसमें इन ए डिसीज लगने की संभावना ज़्यादा होती है। और लास्ट में टू स्टडी द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेज, तो सनफ्लावर में जितनी भी डिसीज लगती हैं उसका हम रोकथाम कैसे करेंगे, निराकरण कैसे करेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टुडे लेक्चर, तो आज जैसा कि हमने बताया कि सनफ्लावर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में रोग लगते हैं। ये रोग नॉर्मली वायरस या बैक्टीरिया या फंगस के द्वारा लगते हैं। तो ऑलमोस्ट 20 से 25% जो क्रॉप का, सनफ्लावर की क्रॉप का जो नुकसान होता है वो इन रोग की वजह से होता है। उसमें से पाउडरी मिल्डू और डाउनी मिल्डू जो रोग होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे बहुत अधिक मात्रा में सनफ्लावर की क्रॉप का नुकसान होता है। और चूँकि यदि सनफ्लावर में की क्रॉप में रोग लग जाएंगे तो फार्मर को अच्छा यील्ड नहीं मिलेगा, इसलिए उनको बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सनफ्लावर नहीं मिलेगा और उनका अर्निंग कम हो जाएगा। इसलिए सनफ्लावर की डिसीज को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला डिसीज आता है डाउनी मिल्डू, जो कि फंगस के द्वारा होती है, प्लाज्मोपारा हल्सटेडी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो कि फंगस के द्वारा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो इसको दिस डिसीज वाज रिपोर्टेड फ्रॉम लातूर एंड बीड डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र रीजन, मराठवाड़ा रीजन ऑफ द महाराष्ट्र विद इंटेंसिटी ऑफ 5 to 60%। इस डिसीज को ज़्यादातर हम महाराष्ट्र में नोटिस करते हैं। महाराष्ट्र में भी एक रीजन है मराठवाड़ा, जो कि लातूर और भीड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है।
उसमें ये डिसीज बहुत अधिक मात्रा में लगती है वहाँ पे। और लगभग 5 से 60% सनफ्लावर की क्रॉप का इस डिसीज के द्वारा वहाँ पे नुकसान होता है। बाद में इस डिसीज को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ से भी इस डिसीज को रिपोर्ट किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका लक्षण क्या क्या होता है। तो इसके लक्षण के लिए जैसा कि हमने आप लोगों को पहले बताया, तो जो डाउनी मिल्ड्यू का जो मेन सिम्टम होता है कि जो पत्ती का जो लोअर सरफेस होता है उसमें डाउनी ग्रोथ हो जाती है, उसमें थोड़ा थोड़ा पाउडरी मास और उसमें नीचे की ओर कलिन हो जाती है, डाउनी ग्रोथ हो जाती है। तो ये मेन सिम्टम होता है। इसके अलावा इस डिसीज का जो मेन सिम्टम होता है वो डाउनी ग्रोथ के साथ साथ डैम्पिंग अप और सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है, लोकल इन्फेक्शन होता है। कई बार स्टेम गॉल या रोट गॉल जैसे भी सिम्टम आते हैं। यदि सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है तो जो सनफ्लावर का पौधा होता है पूरा पूरा छोटा रह जाता है, उसमें स्टंटिंग आ जाती है। और जो लीफ में जो क्लोरोसिस स्टार्ट होती है वो मिड लीफ से स्टार्ट होती है। बाद में जो लीफ होती हैं वो एबनॉर्मली मतलब अचानक ही मोटी हो जाती हैं और उनमें डाउनवर्ड कलिन हो जाती हैं और उसमें येलोइंग सिम्टम बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आ जाते हैं। इसके अलावा जो हाइपोफिलस होते हैं उनमें डाउनी ग्रोथ हो जाती है, वहाँ पे फंगस का डेवलपमेंट होता है। तो इस जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इस फोटोग्राफ में आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस पे फंगस की जो सनफ्लावर का जो लीफ है इसका जो लोअर सरफेस में डाउनी ग्रोथ हो जाएगा। इसके अलावा उसमें येलोइंग हो जाती है और इसमें कई बार स्टेम राट है, रॉट जैसे सिम्टम भी आ जाते हैं। गोल भी कई बार बन जाते हैं और जो पत्तियां होती हैं थोड़ा सा मोटी हो जाती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल लीफ। ठीक। इसके अलावा जो फ्लावर होते हैं वो भी कई बार इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो स्टेराइल हो जाते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और उसमें सीड नहीं बनते हैं। इसके अलावा जो जब इन्फेक्टेड प्लांट हो जाता है, जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर हेड होता है, वो सीधे रह जाते हैं, वो मुड़ते नहीं। नॉर्मली आप लोग जैसे देखते होंगे कि जब सनफ्लावर का क्रॉप देखोगे तो सूरजमुखी का कि उनका जो फ्लावर या फिर फ्लावर होता है वो सन के साथ मुड़ता जाता है। परंतु जो यदि डाउनी मिल्ड्यू फंगस के द्वारा इन्फेक्टेड है तो पूरा पूरा इरेक्ट ही रहता, मतलब सीधा रहता, मुड़ता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। तो इसके डिसीज साइकिल में जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो सॉइल बर्न ओस्पोर के द्वारा होता है। कई बार इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में भी ये ओस्पोर सर्वाइव करते हैं। इसके साथ है जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है इसका जो विंड बर्न या एयर बर्न स्पोरेंजिया और जो स्पोर के द्वारा होता है। चूँकि इसका जो सेकेंडरी स्प्रेड विंड बर्न स्पोरेंजिया या जो स्पोर के द्वारा होता है, इसलिए बहुत कम समय में ही लगभग पूरी क्रॉप को ये जल्दी से जल्द इन्फेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम रेगुलेटरी मेजर अप्लाई करते हैं कि कोई इन्फेक्टेड या फिर मोस्ट वायरुलेंट रेस अपने जो बाहर की कंट्री में है अपने इंडिया में प्रवेश ना कर सके, उसके लिए हम क्वारंटाइन मेजर अपनाते हैं, उसको हम रेगुलेटरी मेजर कहते हैं। इसके अलावा हम जो स्पेसिंग होता है उसको प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करते हैं प्लांट के बीच में। तो जो प्रॉपर स्पेसिंग है 60x30 सेंटीमीटर या 45x30 सेंटीमीटर हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनको हम रूग आउट कर देते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्न आउट कर देते हैं। इसके अलावा हम क्रॉपिंग सीक्वेंस मेंटेन करते हैं। तो नॉर्मली यदि हम सनफ्लावर क्रॉप के बाद हम ग्राउंडनट का क्रॉप सोइंग कर देते हैं, बो देते हैं, तो इससे भी जो सनफ्लावर की क्रॉप में नेक्स्ट सनफ्लावर की क्रॉप में जो डाउनी मिल्ड्यू पैथोजेनिक इन्फेक्शन होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा हम मेटालेक्जिल एट द रेट ऑफ 0.6%, जिसको कि हम एप्रोन 35 HD कहते हैं, उससे हम सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं। इसके अलावा हम मेटालेक्जिल एट द रेट ऑफ 0.2% का हम स्प्रे भी कर देते हैं, तो वो भी इफेक्टिव होता है। इसके अलावा जो हाइब्रिड वैरायटी होती है जैसे कि LSH1, LSH3, KBSH1, ज्वालामुखी, ये वैरायटी होती हैं जो कि डाउनी मिल्ड्यू डिसीज के प्रति रेजिस्टेंट होती हैं। यदि हम इन वैरायटी को हम सोइंग करते हैं तो इनमें डाउनी मिल्ड्यू का अटैक नहीं होता है। इसके बाद दूसरा डिसीज आता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ सनफ्लावर।
कि जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है वो इरिसिफी चाइकोरेसियानम के द्वारा होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज होती है। इसके द्वारा भी लगभग 15 से 20% जो सनफ्लावर की क्रॉप का नुकसान होता है वो पाउडरी मिल्ड्यू रोग के द्वारा होता है। ये जो डिसीज होती है तो दिस डिसीज इज मोर कॉमन अंडर ड्राई कंडीशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंटर मंथ। तो इसका मतलब है कि ये जो डिसीज होती है पाउडरी मिल्ड्यू, तो जब ड्राई कंडीशन आ जाती है पौधों में उस टाइम पे डिसीज ज़्यादा लगती है, जैसे कि जो ठंडी का मौसम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एंड ऑफ द विंटर, ठंडी विंटर ख़त्म होने लगता है, उस टाइम पे ये डिसीज बहुत ज़्यादा लगती है। और लगभग जैसा कि मैंने बताया 15 से 20% जो सनफ्लावर की क्रॉप का नुकसान होता है वो पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज के द्वारा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका सिम्टम क्या रहता है। तो इसके सिम्टम में जैसा कि दूसरे पाउडरी मिल्ड्यू का सिम्टम होता है कि पत्ती में वाइटिश पाउडरी ग्रोथ पूरा पूरा पत्ती में जमा हो जाता है। इसके अलावा जब सीवियर इन्फेक्शन होता है तो फ्लावर या फिर स्टेम में भी पाउडरी ग्रोथ जमा हो जाता है, पूरा पूरा पौधा इन्फेक्टेड हो जाता है। तो सनफ्लावर में भी वाइट से ग्रेइश पाउडरी ग्रोथ है हम पत्ती की अपर सरफेस पे देखते हैं, जबकि कुछ लोअर सरफेस पे ग्रीन ही रहती हैं पत्तियाँ। कभी कभी पाउडरी ग्रोथ को हम स्टेम या ब्रेक्ट में भी देखते हैं। और जैसे कि प्लांट मैच्योर हो जाता है जो पाउडरी जो ब्लैक पिन हेड बनता है वो उसमें भी क्लिस्टोथिसिया हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, जो कि जहाँ पे वाइटिश मिल्ड्यू रहता है वहाँ पे दिखता है। इसके अलावा जो अफेक्टेड लीफ होती है उसमें कलिंग हो जाती है, क्लोरोटिक हो जाती है, ड्राई और डिफोलिएशन उसमें हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका पैथोजन कैसा रहता है। तो पैथोजन के लिए जो फंगस होता है, फंगस हाइलिन का माइसिलियम हाइलिन होता है, सिप्टेट होता है उसमें, और ए एक्टोफाइटिक और ए होस्टोरिया बनाता है। इसके अलावा जो कुनिडियोफोर होते हैं वो कुनिडियोफोर प्राइमरी माइसिलियम बनाता है, और छोटा होता है नॉन सेप्टेट होता है उसमें कुनिडिया बनते हैं जो कि चेन में होते हैं। इसके अलावा जो क्लिस्टोथिसिया होता है वो डार्क होता है, ग्लोबेज होता है, और हाइलिन और पेल ब्राउन कलर का होता है। जो एसाई होते हैं ओवेट होते हैं और उसमें 2 से 3 स्क्वेस्पोर बनते हैं जो कि पतले होते हैं, थिन वाल्ड होते हैं, इलिप्टिकल और पेल ब्राउन कलर के होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका फेवरेबल कंडीशन क्या होता है। तो इसके फेवरेबल कंडीशन के लिए यदि जो मौसम है वो यदि ड्राई ह्यूमिड कंडीशन है, उस टाइम पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, तो उस टाइम पे डिसीज लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम देखते हैं इसका डिसीज साइकिल कैसा चलता है। तो जो पाउडरी मिल्ड्यू का जो पैथोजन होता है एरिसिपी चाइकोरेसियानम, तो वो ऑब्लिगेट पैथोजन पैरासाइट होता है, और नॉर्मली ये क्रिस्टोसिसिया के रूप में इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रिस या सॉइल में लंबे समय तक सर्वाइव करता है। इसके बाद जब क्लिस्टोसिसिया के लिए फेवरेबल कंडीशन आती है जर्मिनेशन के लिए, तो इससे स्क्वेस्पोर बनता है और पैरामेरी इन्फेक्शन का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है इसका जो वो विंडवर्न कोनिडिया के द्वारा होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रिस होते हैं या फिर सॉइल में जो क्लिस्टोसिसिया पड़े होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इससे ये डिसीज कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा यदि हम सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं सल्फर बेस्ड फंजीसाइड से, जैसे कि कैराथिन हो गया, तो उससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा फील्ड में हम बेटेबल सल्फर @0.3% और कैलिक्सिन @0.1% स्प्रे कर देते हैं, तो उससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा हम यदि गर्मी में हम डीप प्लोइंग कर देते हैं, तो इससे भी जो क्लिस्टोसोसिया या इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रिस है फील्ड में पड़े हुए रहते हैं, तो उनसे वो डायरेक्ट सनलाइट में आके वो डेथ हो जाते हैं क्लिस्टोसिसिया की, और इसलिए इन्फेक्शन कम हो जाता है। इसके बाद हम तीसरा डिसीज लेते हैं कि हेड रॉट ऑफ सनफ्लावर, जो कि राइजोपस के द्वारा होती है। तो राइजोपस अरिजस ये सनफ्लावर में हेड रॉट डिसीज काज करता है। इसके हम देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या होता है। तो इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के लिए जो हेड रॉट डिसीज जो होती है नॉर्मली वो जब हल्की हल्की या बारिश होती है तो उस टाइम पे, और हेडिंग स्टेज जब आती है इसमें फ्रूटिंग लगना स्टार्ट हो जाता है सनफ्लावर पे, मतलब फ्रूट्स लगना स्टार्ट हो जाता है, ग्रेन फिलिंग आ जाता है, तो उस टाइम पे डिसीज बहुत अधिक मात्रा में लगती है, इसलिए हम इसको हेड रॉट कहते हैं। यदि सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस टाइम पे पूरा जो सनफ्लावर का फील्ड होता है उसमें पूरे में हेड रॉट डिसीज लग जाती है और कंप्लीट डैमेज हो जाता है। 70 to 80% सनफ्लावर की क्रॉप का नुकसान हो जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि इसका सिम्टम क्या रहता है। तो इसके सिम्टम के लिए जो अफेक्टेड हेड होती हैं वो उसमें वाटर सॉक्ड लेसन दिखते हैं वो लोअर सरफेस में, और बाद में ब्राउन कलर के हो जाते हैं। जैसा कि आपको फोटोग्राफ में दिख रहा होगा कि ये सनफ्लावर का ये लोअर सरफेस है, तो वहाँ पे वाइटिश कलर का पूरा पूरा वाटर सॉक्ड लेसन दिख रहा है, और बाद में वाइट कलर से फिर ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा आपको इस जो स्टॉक होता है, हेड का जो स्टॉक होता है, जो कि ए अभी मैं बताता हूँ, जो कि ए रहता है, ठीक है। तो ए होता है जो स्टॉक होता है, तो इससे भी वो डैमेज हो जाता है, ए डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें डिस्कलरेशन हो जाता है। इसके अलावा जो हेड का जो अफेक्टेड पोर्शन होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, पल्पी हो जाता है, और उसमें इंसेक्ट का अटैक बढ़ जाता है। जो इंसेक्ट का जो लार्वी होता है, हेलियोकार्पा, अर्मीजेरा और अदर इंसेक्ट जो होते हैं उसमें हेड में अटैक कर लेते हैं, और वो फंगस को एंट्री करने में मदद करते हैं। और सीड जो होते हैं वो ब्लैक पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत डेंजरस डिसीज होती है सनफ्लावर में। यदि एक बार लग जाती है तो सनफ्लावर की क्रॉप का बहुत अधिक मात्रा में नुकसान होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पैथोजन का कैरेक्टर क्या रहता है। तो जो पैथोजन होता है वो डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर का या सेप्टेट माइसिलियम होता है, और एरियल स्टोलोन और राइजॉइड बनाता है। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो ग्लोबोज और ब्लैक कलर के होते हैं, उसमें सेंटर कालोमेला बनता है। स्पोरेंजियो स्पोर जो होते हैं वो एप्लानेट और डार्क कलर के होते हैं, वो वाइट शेप के रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। तो इसके डिसीज साइकिल के जो फंगस होता है वो सेप्रोफाइटिक के रूप में जो होस्ट डेब्रिस पड़े होते हैं, प्लांट डेब्रिस, और तो उसमें लंबे समय तक सरवाइव करता है। इसके अलावा जो इसका डिसीज जो विंड ब्लोन स्पोर जो स्पोर होते हैं वो हवा के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, उनके द्वारा भी ये डिसीज फैलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका फेवरेबल कंडीशन क्या होता है। तो इसके फेवरेबल कंडीशन के लिए यदि लंबे समय तक हेवी रेनफॉल होती है फ्लावरिंग स्टेज में, और तो उस टाइम पे यदि इंसेक्ट का डैमेज हो जाता है उस टाइम पे डिसीज लगने की संभावना ज़्यादा होती है। फिर इसके मैनेजमेंट के लिए हमें यदि हम सीड ट्रीटमेंट दे देते हैं थायरम या कार्बेंडाजिम एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर केजी से, या फिर हम कैटरपिलर को हम कंट्रोल कर लेते हैं जो कि हेड को इन्फेक्ट फीड करते हैं, तो उससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम फेंथियोन 1 ml प्लस वटेबल सल्फर 2 ग्राम पर लीटर को हम यदि हम हेड इनिशिएशन के टाइम पे स्प्रे कर देते हैं तो उससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम मैंकोजेब एट द रेट 1 kg पर हेक्टेयर यदि हम जब बारिश होने लगती है उस टाइम पे छिड़क देते हैं तो उस टाइम उससे डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डिसीज आता है रस्ट डिसीज, रस्ट ऑफ सनफ्लावर। जो सनफ्लावर में जो रस्ट होता है वो पक्सिनिया हेरिएंथाई के द्वारा होता है। तो ये भी रस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज होती है सनफ्लावर में, जो कि पक्सिनिया हेरिएंथाई के द्वारा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखना। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट रस्ट जो होता है ये मोस्ट कॉमन होती है बहुत अधिक, और जहाँ जहाँ पे सनफ्लावर की क्रॉप की कल्टीवेशन करते हैं वहाँ पे डिसीज लगती है। ये डिसीज टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल जो रीजन होता है, और जहाँ पे विंटर में ये डिसीज ज़्यादा लगती है, वो बहुत अधिक मात्रा में यील्ड का रिडक्शन हो जाता है। यदि सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है सनफ्लावर का तो यील्ड लॉस अब लगभग 10 से 30% ये सनफ्लावर की यील्ड का नुकसान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका सिम्टम क्या रहता है। तो इसके सिम्टम के लिए स्मॉल रेडिश ब्राउन कलर का पिस्टूल बनाता है जो कि यूरिडिया रहते होते हैं, और पत्ते की लोअर सरफेस पे यूरिडिया दिखते हैं हम लोगों को, और जो जो इन्फेक्शन होता है बाद में पूरी पत्ती में फैल जाता है, और जहाँ जहाँ पे ग्रीन पार्ट होता है वो सब में फैल जाता है, और जो हेड होता है वहाँ में भी जो ग्रीनस पोर्शन होता है वहाँ पे भी ये पिस्टूल ब्राउन कलर के पिस्टूल आपको दिख जाएंगे। यदि सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें बहुत सारा पिस्टूल लीफ में बनता है, और पत्तियाँ जो होती हैं येलो कलर की होती हैं और ड्राई हो जाती हैं। इसके अलावा जो ब्लैक कलर का जो टिलिया होता है उसको हम बड़ी आसानी से पत्ती की लोअर सरफेस में देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पैथोजन का कैरेक्टर क्या रहता है। तो ये जो सनफ्लावर रस्ट होता है आटोसियस रस्ट होता है, तो आप लोग ये जरूर याद रखना। आटोसियस रस्ट का एग्जाम्पल क्या होता है। आटोसियस रस्ट का मतलब होता है कि ऐसा पैथोजन जो एक ही होस्ट में अपना कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा हो उसको हम आटोसियस रस्ट कहते हैं।
तो एपिक्नियल और एशियल स्टेज जो होती हैं वो वॉलंटियर क्रॉप में होती हैं ड्यूरिंग ऑफ सीजन में, और यूरोडोस्पोर होता है वो राउंड शेप का और एलिप्टिकल होता है, और उसमें बहुत अधिक मात्रा में यूरिडियल स्टेज बनती है, और उससे बहुत अधिक पौधे को नुकसान होता है। इसके अलावा जो यूरिडोस्पोर होता है राउंड शेप का होता है, एलिप्टिकल होता है, डार्क चिन्नामोन ब्राउन कलर का होता है, उसमें इचुनिएट बनते हैं। जो टेलियोस्पोर होता है वो एलिप्टिकल होता है, ऑब्लॉन्ग होता है, टू सेल वाला होता है, स्मूथ बाल्ड होता है, चेस्टनट ब्राउन का रहता है, और कलरलेस होता है, और पेडिसल भी कलरलेस होता है। तो ये पैथोजन का कैरेक्टर है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। तो इसके डिसीज साइकिल के लिए जो पैथोजन होता है वो वॉलंटियर प्लांट में लंबे समय तक सर्वाइव करता है, और वॉलंटियर प्लांट में जो पैथोजन है ऑक्सीजन में रहते हैं वही प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करते हैं। ये वॉलंटियर प्लांट के अलावा जो इन्फेक्टेड प्लांट डिबरीज होता है उसमें ये जो सॉइल में पड़े होते हैं उसमें भी ये लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। जो डिसीज का जो स्प्रेड होता है विंडबर्न यूरिडोस्पोर के द्वारा होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है विंडबर्न यूरिडोस्पोर के द्वारा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका फेवरेबल कंडीशन क्या होता है। तो इसके फेवरेबल कंडीशन के लिए जो टेम्परेचर होता है 25.5 से 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। उस टाइम पे यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 86 से 92% है तो उस टाइम पे सनफ्लावर रस्ट डिसीज लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस डिसीज़ का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इस डिसीज़ के मैनेजमेंट के लिए यदि हम रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करते हैं जैसे कि BSH1 हो गई तो उससे ये डिसीज़ कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड प्लांट डिबरीज फील्ड में पड़े होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा जो वॉलंटियर सनफ्लावर प्लांट होते हैं और अदर्स ऑफ सीजन सर्वाइवल के लिए जो होस्ट होते हैं उनको हम यदि डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उससे भी डिसीज़ कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम यदि 3 साल के अंदर यदि हम क्रॉप रोटेशन अपना लेते हैं तो उससे भी ये डिसीज़ कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम मैंकोजेब या जेनेव @0.2% 2 से 3 बार 10 दिन के अंतर में हम यदि जब डिसीज़ लग गया उस समय यही स्प्रे कर देते हैं तो उससे डिसीज़ कंट्रोल हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट डिसीज़ आता है मोजैक डिसीज़, मोजैक ऑफ शुगर केन जो कि वायरस के द्वारा होती है, मोजैक ऑफ सनफ्लावर जो कि वायरस के द्वारा होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है। यदि ये डिसीज़ लग जाती है तो सनफ्लावर की क्रॉप का बहुत अधिक मात्रा में नुकसान होता है। लगभग 10 से 15% जो सनफ्लावर की क्रॉप का नुकसान होता है वो मोजैक डिसीज़ लगने के द्वारा होता है। इसका जो सिम्टम रहता है, जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है, जो लीफ में इरेगुलर येलो और ग्रीन कलर के पैचेज आपको बड़ी आसानी से दिख जाते हैं, इसलिए हम इसको मोजैक कहते हैं। मोजैक का मतलब ही होता है कि इंटरमिंगल ऑफ द येलो एंड ग्रीन पैचेज इन द लीव्स, मतलब लीफ में येलो और ग्रीन कलर का स्पॉट आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा तो उसको हम मोजैक कहते हैं। और जो ये स्पॉट रहते हैं स्मॉल छोटे होते हैं, क्लोरोटिक सर्कुलर स्पॉट बाद में लीफ में डेवलप हो जाता है और बाद में जो स्पॉट होते हैं एक साथ मिल जाते हैं और पूरा मोजैकी के पैटर्न हो जाता है। कई बार जो लीफ होती है उसमें कपिंग और माल फार्म भी हो जाता है और पत्ती का पुअरली डेवलपमेंट होता है और पॉलन की फर्टिलिटी कम हो जाती है। और चूँकि पॉलन की फर्टिलिटी कम हो जाती है इसलिए इसमें फ्रूट्स नहीं बनते हैं, मतलब ग्रेन नहीं बनते हैं, सीड नहीं बन पाते हैं, इसलिए ईल्ड का बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज़ साइकिल कैसे चलता है। तो इसके डिसीज़ साइकिल के लिए जो वायरस होता है नॉर्मली सैप के द्वारा, सीड और वाइट फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होता है, इसलिए वाइट फ्लाई का आप लोग नाम याद रखिएगा, बिमीसिया टबाकी जो कि वाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है। इसके द्वारा सनफ्लावर का जो मोजैक वायरस होता है वो फैलता है। वायरस अमरेंथस में भी जो सनफ्लावर क्रॉप इन्फेक्ट करता है वायरस, ये वायरस अमरेंथस क्रॉप में भी रहता है, बहुत समय तक उसमें सर्वाइव करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, रूट आउट कर देते हैं। इसके अलावा हम यदि ट्राजोफास 1 ml और मोनोक्रोटोफास 1.5 ml पर लीटर हम स्प्रे करते हैं तो उससे वेक्टर कंट्रोल हो जाता है वाइट फ्लाई और ये डिसीज़ कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि वायरल डिसीज़ कंट्रोल करने के लिए कोई भी केमिकल नहीं आता, इसलिए हम यदि वेक्टर को कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे वो डिसीज़ कंट्रोल हो जाती है। तो आज हमने सनफ्लावर की 5 डिसीज़ पढ़ ली, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, हेड रॉट, रस्ट और मोजैक डिसीज़। देन अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज देंगे तो आप लोगों को कंप्लीट करके आप लोगों को मुझे दिखाना होगा।
तो आपको सनफ्लावर के स्टूडेंट कलेक्ट डिसीज सैंपल फ्रॉम द सनफ्लावर फील्ड, आपको सनफ्लावर की फील्ड पे जाना है और जो मैंने डिसीज बताया, जितने सिम्टम बताएं आपको ये सिम्टम कलेक्ट कर लें विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिसीजेज, कि हर डिसीज का सिम्टम आपको कलेक्ट करना है, आपको हर्बेरियम फाइल बनानी है। इसके अलावा आप जब सिंपल कलेक्ट करके लैब कंडीशन में आएंगे तो आपको स्लाइड बनानी है। यू प्रिपेयर ओन स्लाइड एंड आल्सो यू आइसोलेट दैट पैथोजन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर डिसीज। आपको पैथोजन को भी आइसोलेट करना होगा जो इस डिसीज उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम आपको डिसीज को आइडेंटिफाई कर सको। उसके बाद हम देखते हैं कि आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या है। तो लर्निंग आउटकम के लिए हमने आज सनफ्लावर की 5 डिसीज पढ़ी, डाउनी मिल्डू, पाउडर मिल्डू, हेड रॉट, रस्ट एंड मोजैक डिजीजेज। तो इसमें मैंने पहले आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट बताया, कॉजल ऑर्गेनिज्म बताया, सिम्टम क्या होते हैं, उसका फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, उसके पैथोजन का कैरेक्टर क्या होता है। लास्ट में हमने मैनेजमेंट प्रैक्टिस बताई। इसके अलावा हमने भी बताया कि आप ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम आप डिसीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करोगे और आप कैसे इसको लैब में स्लाइड बनाना है और कैसे इसको आइसोलेट करेंगे, ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया। तो आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम है। देन व्हाट आर द डिफरेंट रिसर्च स्कोप ऑफ द टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर का रिसर्च स्कोप क्या है। तो स्टूडेंट 2-3 रिसर्च प्लान कर सकते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड। द फर्स्ट इज टू डेवलप इको फ्रेंडली मैनेजमेंट ऑफ डिसीज। इसमें स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को जो ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का होते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, उनका बेस्ट स्ट्रेन खोजना है जो कि पैथोजन को अच्छे से कंट्रोल कर सके। देन उसके बाद आपको सर्वे करना है सनफ्लावर चंबल रीजन में सनफ्लावर की क्रॉप का जहाँ ग्रो होती है, आपको वहाँ से सैंपल एक्सट्रैक्ट करना है, उसको लैब में ला के आइसोलेट करने का प्लान कर सकते हैं। और आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से रीजन का पैथोजन मोस्ट वायरुलेंट है डिसीज उत्पन्न करने के लिए। देन आपको ऑन द बेसिस ऑफ पॉइजन फूड टेक्निक के द्वारा आपको ये भी दिखा सकते हैं कि कौन सा बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट पैथोजन को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। तो आज के लेक्चर का रिसर्च स्कोप है। देन दे रेफरेंस है जहाँ से हमने अपना प्रेजेंटेशन बनाया है, आप लोगों के लिए लेक्चर प्रिपेयर किया है। तो आप लोगों फर्दर और ज़्यादा स्टडी कर लेके आप लोग ये बुक रिफ़र कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी परेशानी या कोई भी डाउट्स आता है तो आप वेबिनार क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ हम लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।